दोस्तों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण, और साथ ही साथ हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी देखेंगे। ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम लोग जनरली ग्लोबल वार्मिंग को जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही दो टर्म और यूज होते हैं, ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसको हम नहीं समझ पाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तो दोस्तों सिंपल सा अर्थ यही होता है कि जो हमारा कह सकते हैं, हिंदी में हम इसे भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं, जो औसत तापमान पृथ्वी पर जो है उसमें वृद्धि हो रही है, ये हम जनरली समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल अर्थ यही होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसको तो हम लोग समझते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं, ओजोन डिप्लेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। एक बार बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये तो हो गया आपका भूमंडलीय ऊष्मन, मतलब ग्लोबली जो हमारा कह सकते हैं पृथ्वी पर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो आप सब जानते हैं। ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ये नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बहुत व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ निकालेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ग्लोबल वार्मिंग की, ये दो तरीके से होती है। एक प्रोसेस है आपका ओजोन का डिप्लेशन, और दूसरा प्रोसेस है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम लोग आइए भी इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओजोन डिप्लेशन देखेंगे। हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करेंगे। ओजोन डिप्लेशन में दोस्तों क्या होता है, बहुत ही सरल सा इसका कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये मान लीजिए बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और सिंपल सा मैंने मॉडल आपको बना के यहाँ पे दिखाया है। ये सिंपल सी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होगा, यहाँ एसी होगा, बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जो गैस है वो निकलेगी इनसे। और फिर क्या होगा, ये जो गैस है, ये जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि जो ये गैसेस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पता हो कि हम लोगों के स्ट्रेटोस्फियर में एक जोन होता है, जो होता है ओजोनोस्फियर। जो हम लोग का समताप मंडल है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 12 से 50, ठीक है। ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। और समताप मंडल का जो निचला भाग होता है लगभग 15 से 35 किलोमीटर, जहां पर ओजोन गैस का सबसे ज्यादा सांद्रण होता है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे ओजोन लेयर, आपने सुना होगा, तो वही ओजोन लेयर है। लगभग 15 to 35 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में, वहीं पर ये ओजोन की लेयर होती है, जहां पर सबसे ज्यादा इसका ये सांद्रण होता है। अब होगा क्या, जब यहाँ से सीएफसी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस निकलेगी। और मेन फोकस में सीएफसी पे कर रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, जो एसी एयर कंडीशनर्स से निकलती है और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये क्या करेगी, ये जो ओजोन की परत है, यहाँ पर इसको, यहीं पर ये डिप्लेशन करने का काम करेगी। मतलब आपने एक टर्म और सुना होगा, ओजोन होल। तो ओजोन होल में ऐसा नहीं है कि वो छेद में होल हो जाता है, छेद में कोई होल नहीं होता, बल्कि ओजोन की जो ये लेयर है, इसकी जो ओजोन रहित भाग होते हैं, जहां पर ओजोन खत्म हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि ये कोई लेयर है, अब ये पूरी ओजोन से भरी थी, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ओजोन नहीं है, जहां जहां मैं गोला बना रहा हूँ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ओजोन की लेयर में जो ओजोन रहित भाग होते हैं, उसे ही हम ओजोन होल कहते हैं। जनरली आप सोचते होंगे कि ओजोन की लेयर में छेद हो जाता है, छेद नहीं होता, बल्कि जहां जहां ये सीएफसी, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसें हैं, रेफ्रिजरेटर और एसी इत्यादि से निकलती हैं, ये गैसेस जहां जहां अपना प्रभाव डालती हैं, वहां से वो ओजोन को खत्म कर देती हैं। तो क्या होगा, ओजोन भाई पहले तो पूरी लेयर में था, ओजोन की एक लेयर ही थी, लेकिन जब ओजोन जहां जहां, जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ यहाँ ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, इस मॉडल में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि
ओजोन नष्ट हो जाएगा, उसका क्षरण हो जाएगा। अब होगा क्या, आप पहले से ही जानते हैं कि जो इंसोलेशन आता है उनमें जो एक हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, जो ये हमारा ओजोन वाली लेयर है, ये आप ये सोचिए प्रकृति ने सभी चीजें हमारे लिए अच्छी बनाई हैं। अब ये ओजोन लेयर हमारे लिए इसीलिए बनाई गई है जिससे कि हम इन किरणों से बचे रह सकें। लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर नॉर्मल स्थिति होती तब तो ये ओजोन लेयर इन पराबैंगनी किरणों से हमको बचा देती। लेकिन अब क्या होगा कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ओजोन ही इसको रोकने का काम कर रही है, लेकिन जब ओजोन होल हो जाएगा, ओजोन की मात्रा ही कम होने लगेगी ओजोन लेयर में, तो ये किरणें रुक कहाँ पाएंगी, ये पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये नीचे तक आ जाएंगी और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का काम करेंगी। इन अल्ट्रा वायलेट रेज से ग्लोबल वार्मिंग होगा और साथ ही साथ स्किन कैंसर इत्यादि बहुत ही मतलब ऐसी ऐसे बीमारियां, ऐसे ऐसे रोग भी होंगे। और इनमें सिर्फ यही नहीं, जेट विमानों के जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो उनसे धुएं निकलते हैं वो भी बहुत हानिकारक होते हैं। तो ये होता है आपका ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब यहाँ से सीएफसी गैस निकलती है और भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो भी है मैंने आपको बताया धुआं जो जेट विमानों से निकलता है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये जो ओजोन लेयर है इसमें ओजोन की मात्रा को नष्ट करती हैं। इससे कुछ ओजोन रहित भाग हो जाते हैं जिसे हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और जब यहाँ ओजोन होल हो जाएगा तो ये जो इंसोलेशन आ रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज वाला, वो पहले रुक जा रहा था लेकिन अब वो रुक नहीं पाएगा, वो नीचे तक आ जाएगा और फिर वो स्किन कैंसर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सारी घटनाएं घटित होंगी फिर। तो ये होता है आपका ओजोन डिप्लेशन। अब आप समझ गए होंगे, फिगर बगल में आप देख रहे हैं ओरिजिनल, ये तो मैंने आपके लिए मॉडल बनाया था, इसको भी देख लीजिए और इस फिगर को आप बना लीजिएगा अच्छे से। अब आप देखिए दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या चीज है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोस्तों क्या होता है, ये आपका सन है, ठीक है, सन से आ रहा है, ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये है मान लीजिए लॉन्ग सॉरी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन सन से आ रहा है, ये पूरा पृथ्वी तक आ रहा है। ये जो आसमानी कलर से मैंने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को दिखाया है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। अब होगा क्या, अब आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि ये आ तो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स होते हैं। अब जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी और जब पृथ्वी से विकिरण होगा, ये मैंने आसमानी कलर से दिखाया है इसको, ये होगा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ ये दिखाया है, ये सब क्या है, ये सब गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वेपर हैं। स्पेशली इसमें सबसे बड़ी जो रोल निभाती है, सबसे गैस अपना रोल निभाती है, वो है CO2। कुछ अन्य गैसें भी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को जब आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें CO2, N2O, CFC, HFC, HCFC, O3, CH4, मीथेन, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन सबसे मेन जो फोकस होता है वो CO2 पे होता है। तो अब होगा क्या कि ये जो है यहाँ पर CO2 इत्यादि जो है गैसेज हैं, वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और स्पेशली इसमें वेपर और गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स का काम मेनली स्कैटरिंग का होता है, लेकिन जनरली उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन मेन बुक्स में हो सकता है कहीं आपको मिल जाए, लेकिन मेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेन फोकस जो आपका है वो यहाँ पे है गैसेस पे। तो ये जो CO2 इत्यादि गैसेस होंगी, ये क्या करेंगी, इसको रोक लेंगी, जो पृथ्वी से जाएगा इसको रोक लेंगी और फिर वापस भेज देंगी। ये मैंने गुलाबी कलर से दिखाया है, इसे ही हम बोलते हैं, मैंने आपको एक चैप्टर में बताया भी है, ये कहलाता है काउंटर रेडिएशन। ये होता है हमारा शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो सूर्य से आ रहा है। जो पृथ्वी से जा रहा है ये वाला, ये है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो वापस ऊपर नहीं जा पाया, वापस लौट आया, वो है काउंटर रेडिएशन या री रेडिएशन। इसे हम स्काई रेडिएशन भी बोलते हैं। रेडिएशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे। सन से
शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आया। अब जब वो आ जाएगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी भी रेडिएशन करेगी बाद में। तो पृथ्वी जो रेडिएशन करती है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में करती है। ये रेडिएशन पूरा पूरा तो नहीं वापस आ पाता है, कुछ चला जाता है, लेकिन कुछ उसकी मात्रा रोक लेती है CO2 और भी गैसेस वहां पे हैं, और वो उनको वापस भेज देती है पृथ्वी की ओर। इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बहुत कम नहीं हो पाता, एक नियत तापमान बना रहता है। नहीं तो रात में क्या हो, तापमान बहुत, पृथ्वी एकदम चिल्ड हो जाए, ठंडी हो जाए, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है। और इसमें एक बात और ध्यान देनी है, पूरा का पूरा नहीं वापस भेजती है, पूरा का पूरा वापस भेज देगी तब क्या होगा, बहुत गर्मी हो जाएगी। कुछ मात्रा रोक लेती है और वो वापस भेज देती है। अब इसमें ये तो हो गया इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग इससे क्यों हो रही है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर CO2 नेचुरली है। नेचुरली CO2 आपको पता ही होगा कि 0.03%। तो CO2 की जो मात्रा है वो 0.03% है। अब आप ये सोचिए कि जब ये CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, CO2 एक परिवर्तनशील गैस है, स्थिर गैस नहीं है। वायुमंडल में हमारे दो तरह की गैसें होती हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। CO2 की मात्रा, सिंपल सी बात है, आप सब जान रहे हैं, वायुमंडल में इस समय जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, चिमनियों से धुएं निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और आपकी ये सारी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, इन सभी चीजों से CO2 आपकी वायुमंडल तक पहुंच रही है। और उस हमेशा न्यूज़पेपर में निकलता रहता है, आर्टिकल्स आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, यूनाइटेड नेशंस इत्यादि के माध्यम से सम्मेलन होते हैं, समिट्स होते हैं कि कैसे हम इसकी मात्रा को कम करें। ठीक है, ये सब आप जान रहे होंगे। तो जब इसकी मात्रा यहाँ बढ़ रही है तो आप खुद ही सोचिए कि पहले जितनी CO2 नेचुरली थी, वो जितनी मात्रा को वापस भेज रही थी काउंटर रेडिएशन के रूप में, रोक, जब पृथ्वी से वापस जा रहा था तो उसको रोक लेती थी और फिर वापस भेज देती थी। लेकिन पूरे को नहीं रोकती है, कुछ मैक्सिमम पार्ट तो ऊपर चला जाता है, कुछ को रोक के वापस भेज देती है। लेकिन जब CO2 बढ़ने लगेगी तो इसके द्वारा जो रोका जाएगा पृथ्वी से जाने वाला लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो भी तो ज्यादा ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। भाई अभी तक मान लीजिए, सिंपल सर को मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई एक ही ट्रैफिक पुलिस है, तो वो अपना काम नहीं, मान लीजिए वो नॉर्मल कर रहा था, बहुत लोगों को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन जब इनकी ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ गई और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए तो लोगों को रोका जाने लगा ज्यादा। सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, तो वही चीज है, CO2 जब नेचुरली थी तब तो सही था, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ी तो जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पृथ्वी से जाएगा वो ज्यादा मात्रा में रुकने लगेगा, और फिर वो जब ज्यादा मात्रा में रुकेगा तो फिर वो वापस आएगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये रहा दोस्तों, ये मैंने सिंपल सा मॉडल बनाया, और आप इस तरह का मॉडल अपने एग्जाम में बना सकते हैं। मैंने कहीं से इसको देखा नहीं था, सिंपली मैंने सोच के बनाया इसको। सन को बना दिया, इधर मैंने अर्थ बना दिया, इधर अर्थ का एटमॉस्फेयर दिखा दिया, और इस तरीके से इसको मैंने दिखा दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इस तरह का मॉडल आप अपने नोट में बना सकते हैं समझने के लिए, एग्जाम में भी बना सकते हैं, कोई गलती इसमें नहीं है। बाकी इसका तो मैंने आपको ओरिजिनल दिखाई दिया था कि किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। दोस्तों ये है पूरी प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग की। अब यहां से आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हो गई। क्लाइमेटोलॉजी में आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते ही हैं, ये जो टॉपिक है ये क्लाइमेटोलॉजी में भी आएगा। ये टॉपिक आपका जनरली नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर जगह ग्लोबल वार्मिंग छाया रहता है, ये हमेशा इस पे बात होती रहती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए फिजिकल जियोग्राफी में, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी में हर जगह इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और एक नॉर्मल टॉपिक है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अब आप सभी लोग इसका जो ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो हम सभी जानते हैं कि जो भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, जो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर कंटिन्यू हमें पता चल रहा है कि बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये दो चीजों से होता है, इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक ओजोन डिप्लेशन है। ओजोन डिप्लेशन से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक पूरा का पूरा एक शब्दावली है, एक टर्म है, ठीक है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। उसके अंदर ये दो चीजें हो जाएंगी, एक इससे और एक इससे। बेसिकली
तो ये पूरी की पूरी बेसिकली प्रक्रिया है ग्लोबल वार्मिंग की। दो चीजें इसमें है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और आपका ओजोन डिप्लेशन। इस चैप्टर को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इजी तो है, लेकिन बहुत सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग को जानते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि ओजोन डिप्लेशन एक अलग चीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अलग चीज है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो आपका ये कॉन्सेप्ट अब हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द difference between ozone depletion and global warming and how the both topics are connected to global warming। दोस्तों, इस प्रकार यह छोटा सा अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।